हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स प्रिपरेशन। दिस इज प्रीति। हम यहाँ पर एक सीरीज कर रहे हैं, नो मोर क्वेश्चंस नो मोर फियर। इस सीरीज में हम क्लास 10th के फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हम इस सीरीज में फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में हम, जैसे कि नाम से भी क्लियर है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इन दोनों को समझने के लिए हम जो यूज करेंगे वो है लाइट। जैसे हम क्लास 9th में रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, लेकिन वहां पर रिफ्लेक्शन को हमने समझने के लिए यूज किया था साउंड को, लेकिन यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं लाइट को। अब एक क्वेश्चन बताइए, मान लो आपके पास दो पॉइंट्स है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। लाइट उसको हम जानते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने अराउंड की सभी चीजों को देख पाते हैं, है ना, वो हमारे पास लाइट है। मान लो लाइट इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक जा रही है। अब अगर आपको बोला जाए कि इसको रिप्रेजेंट करके बता दो, तो कैसे बताओगे? देखो कैसे बताना है। जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में मोशन करती है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। और क्योंकि वो ए से बी तक जा रही है, तो हम ये एरो यूज कर सकते हैं जो हमें क्या बताएगा कि जो ये डायरेक्शन है वो क्या है, ए टू बी। अब यहाँ पर हमने ये जो ड्रॉ किया है, इसी को हम रे बोलते हैं। सो व्हाट इज अ रे? अ स्ट्रेट लाइन with an arrow representing to light is called ray। इस चैप्टर में हम इस टर्म को सबसे ज्यादा यूज करेंगे और इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जो एरो के साथ में है और किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लाइट को, कि लाइट इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जा रही है, ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। ओके, तो लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे, विद एरो यूज करेंगे, और इसको हम और क्या बोलते हैं, रे। ओके ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट थिंग आ जाती है इस चैप्टर में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन, मान लो आपके पास एक प्लेन सरफेस है, ओके, ये एक प्लेन सरफेस है और इसके इस पॉइंट पर फोकस करते हैं। प्लेन सरफेस है, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, हम इस पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्या करनी है, इस पॉइंट पर हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। एग्जिस्ट नहीं करता है ये नॉर्मल, हम सिर्फ इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन की फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, ओके। नॉर्मल होता क्या है, जो भी हमारे पास प्लेन सरफेस है उससे 90 डिग्री पर, एग्जैक्टली 90 डिग्री पर जब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ओके। और क्या बोल सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर, ओके। तो हमने यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मान लो एक रे है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। क्योंकि
ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है विद एरो है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रे। अब क्योंकि ये आ रही है इस पर्टिकुलर सरफेस पर, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये रे अगर इंसिडेंट होने के बाद, इस पर्टिकुलर सरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद वापस चली जाए, ओके, ओके, तो ये जो फिनोमिना हुआ है कि एक लाइट रे आई है, सरफेस के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है, और इंसिडेंट होने के बाद वापस चली गई है सेम मीडियम में। यहाँ इस मीडियम में हमारे पास इस रे के अराउंड वाटर था तो वाटर, एयर थी तो एयर, जो भी मीडियम था उसी मीडियम में वापस चली गई है वो रे। तो ये जो फिनोमिना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। और क्योंकि ये किसके साथ में हुआ है, लाइट रे के साथ में, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ओके, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक फिनोमिना होता है। क्या होता है इस फिनोमिना में, व्हेन अ रे incidents incident on a surface and bounces back into the same medium, phenomenon is called reflection of light। क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं, जिस पर ये रे आई थी, इंसिडेंट हुई थी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस, ओके। और ये रे जो वापस चली गई है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ओके। ये जो डॉटेड लाइन हमने बनाई थी इसको हम क्या बोल रहे थे, नॉर्मल। और इसी को हम और क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पर होता है। किससे, जो भी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, या जो भी आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, कोई भी सरफेस ड्रॉ कर रहे हो, उससे एग्जैक्टली 90 डिग्री पर आपको जो लाइन मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल या परपेंडिकुलर। ओके, ओके। तो ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसी में हमारे पास दो लॉज आते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अगर हम रिफ्लेक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म में जानना चाहते हैं, ओके, उसको डिस्कस करना चाहते हैं मैथमेटिकली, तो हम कैसे कर सकते हैं। इसके फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जब ये लाइट रे इंसिडेंट हुई थी, ओके, इंसिडेंट रे जो है हमारे पास, ये जब आई थी तो इसने नॉर्मल से कुछ एंगल बनाया होगा, किसी एंगल पर आई होगी, ओके। उस एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर स्मॉल आई से, ओके। अब यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी कुछ एंगल फॉर्म कर रही होगी नॉर्मल से, इस एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से, ओके। आई को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर को हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
अब ये जो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है ये क्या बोलता है कि आपके पास ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। कब तक? जब तक यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इसी को हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि अगर एंगल्स इक्वल है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। ओके, अब इसी में हमारे पास दूसरा लॉ क्या आता है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane। दूसरा लॉ क्या बोलता है कि आपके पास ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों को अगर आप सेम प्लेन में ड्रॉ कर पा रहे हो तो यहाँ पर जो सेकंड लॉ है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, और वो वेरीफाई होने का मतलब है कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर इन तीनों को आप सेम प्लेन में ड्रॉ कर पा रहे हो तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ओके ओके, तो ये तो हमारे पास रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा? फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसमें वो सीधा सीधा आपसे पूछ लेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। ओके, रिफ्लेक्शन क्या होता है उसका डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, जो आपके पास लॉज हैं रिफ्लेक्शन के वो बता दीजिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। ओके, अब नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपसे, आपने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, ठीक है, समझ लिया क्या होता है। अगर हम इस रिफ्लेक्शन को देखना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो कैसे करें? उसके लिए हमारे पास आते हैं मिरर। हाउ टू सी रिफ्लेक्शन? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? वी कैन यूज mirrors to see it। रिफ्लेक्शन को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मिरर्स। ओके, ये मिरर्स में हमें जनरली क्या देखने को मिलता है? रिफ्लेक्शन। ओके, कौन से मिरर की हम बात कर रहे हैं? क्योंकि मिरर के तो टाइप होते हैं तो टाइप्स की बात कर लेते हैं। मिरर में हमारे पास तीन टाइप आते हैं। फर्स्ट होता है प्लेन मिरर। ठीक है, इस मिरर में क्या होगा? इसकी जो शेप होगी वो प्लेन होगी। प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मान लो आपके पास ये एक प्लेन सरफेस है, इस साइड हमने इसको पॉलिश कर दिया है। ये जो लाइंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? पॉलिश। ठीक है, और जो दूसरी साइड बची हुई है इस सरफेस की, मतलब ये वाली साइड, यहाँ इस साइड पर हमें क्या मिलेगा? रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये मान लो ये एक हमारे पास प्लेन सरफेस है, इस साइड को हमने क्या कर दिया है? पॉलिश कर दिया है, और इस साइड हमें फिर क्या मिलेगा? रिफ्लेक्शन। जिस सरफेस पर हमें रिफ्लेक्शन मिलता है उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने टर्म यूज की है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या होती है? वो सरफेस जिस पर हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ओके ओके, तो प्लेन मिरर हो गया हमारे पास। दूसरा जो टाइप आता है वो क्या होगा? स्फेरिकल मिरर।
mirror which have curvical reflecting surface. वो मिरर्स जिनके पास प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना होकर कैसी होती है, कर्विकल। और इन स्फेरिकल मिरर्स को हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्या आता है, कॉन्वेक्स मिरर, और सेकंड आता है कॉनकेव मिरर। ओके, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस शेप का होता है, इसकी जो इनसाइड वाली सरफेस होती है वो पॉलिश्ड होती है, और आउटर सरफेस पर हमें क्या मिलता है, रिफ्लेक्शन। मतलब जो आउटर सरफेस है वो कैसी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, बात करें कॉनकेव मिरर की, इसमें हमारे पास ये जो इनर सरफेस होती है इस पर हमें क्या मिलता है, रिफ्लेक्शन। तो इनर सरफेस कैसी होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तीन टाइप के मिरर आ गए हैं, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसमें भी हम अगर बात करें कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर की, दोनों डिफरेंट होते हैं बट दोनों एक ही कैटेगरी में लाई करते हैं। कौन सी कैटेगरी, कैटेगरी ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, दोनों स्फेरिकल मिरर्स हैं। ओके, अब हमने जो इनकी शेप होती है, ओके, उसके बेसिस पर तो डिफरेंशिएट कर दिया इनको। ओके, कि ये यहाँ पर प्लेन सरफेस होगी, यहाँ पर कर्विकल होगी, कर्विकल में भी इनर साइड होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या आउटर साइड होगी, वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ यही डिफरेंस होता है इन तीनों में? नहीं, और भी डिफरेंस होते हैं। यहाँ पर हम इनको कहाँ पर यूज करते हैं, कब किसको यूज करेंगे, और किस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम जिस पर्टिकुलर मिरर को यूज कर रहे हैं उसको हम क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्या उसकी जगह पर किसी दूसरी टाइप के मिरर को यूज नहीं कर सकते? किस मिरर से किस टाइप की इमेज मिलेगी, जो इमेज हमें मिलेगी वो किस नेचर की होगी। ओके, तो ये सब अगर हम डिफाइन करें तो वहां से भी हम इन तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट बात कर लेते हैं प्लेन मिरर की। ओके, प्लेन मिरर में हमारे पास प्लेन सरफेस होती है। ठीक है, तो जो शेप होती है उसको हम यहाँ पर रहने देते हैं। ठीक है, वो हम बात कर चुके हैं। बात कर लेते हैं नेचर की, जो इमेज होगी वो किस नेचर की होगी। ये होती है हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इस नेचर का क्या मतलब है इसको हम आगे समझेंगे जब हम यहाँ पर रे डायग्राम बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट साइज की अगर हम बात करें, इमेज साइज, तो प्लेन मिरर में जो आपको इमेज मिलेगी, ठीक है, जब आप वहां पर किसी को देखोगे या खुद को देखोगे तो एज अ ऑब्जेक्ट आप वहां पर रहोगे मिरर के सामने, तो आपकी इमेज बनेगी। वो जो इमेज बनेगी उसका साइज, जो आपका साइज है एग्जैक्टली उसी के इक्वल होगा। ये जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो साइज है उसके इक्वल रहेगा ऑलवेज। तो प्लेन मिरर को हम किस लिए यूज करते हैं, मेन रीजन इसका यही है क्योंकि इसमें हमें जो ऑब्जेक्ट साइज होता है
उसी के सेम साइज की इमेज मिलती है, ना कम ना ज्यादा, ना छोटी ना बड़ी। ठीक है, साथ में ये हमेशा रहता है सिचुएशन, ठीक है, ऑलवेज, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट आपको इमेज मिलेगी यहाँ पर, तो ये भी ऑलवेज रहेगा। ओके, बात करें प्लेन मिरर की, ये कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग क्या होता है, मान लो आपके पास यहाँ पर कुछ रेज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आते हुए दिखाई दे रही है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये जो रेज हैं ये कन्वर्ज हो रही हैं, ये जो रेज हैं ये कैसी रेज है, कन्वर्जिंग रेज है। और जो मिरर ऐसा कर पाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी रेज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं, तो हम इन रेज को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग रेज। और जो मिरर ऐसा करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। क्वेश्चन क्या था हमारा, प्लेन मिरर कन्वर्जिंग होता है डाइवर्जिंग? ना तो ये कन्वर्जिंग होता है और ना ही डाइवर्जिंग होता है, ये बस क्या करता है, जो रे इसके पास आएगी ये उनको रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस भेज देगा, जितने एंगल पर इंसिडेंट होगी उतने एंगल पर वापस भेज देगा, और एज ए रिजल्ट हमें यहाँ पर क्या मिलती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वो भी सेम साइज की। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कॉन्वेक्स मिरर। इसमें अगर हम बात करें नेचर की, जो इमेज की नेचर होती है वो कैसी होती है, तो अगेन हमारे पास यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑलवेज। ओके, यहाँ पर हमारे पास जो इमेज साइज होगा वो हमेशा छोटा होगा, किससे, ऑब्जेक्ट साइज से। ठीक है, और जब ये सिचुएशन आती है ना हमारे पास की जो ऑब्जेक्ट साइज है वो बड़ा है, इमेज साइज छोटा है या बहुत ज्यादा छोटा है, तो हम बोलते हैं कि जो इमेज है वो डिमिनिश्ड इमेज है, हमें यहाँ पर जो इमेज मिलेगी वो कैसी होगी, डिमिनिश्ड। ओके, और अगर वो कुछ ज्यादा ही छोटे साइज की है, लाइक पॉइंट साइज जैसा हमें इमेज मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ पर अगर स्मॉल साइज है तो हम उसको क्या बोल देंगे, स्मॉल साइज ऑफ इमेज, डिमिनिश्ड इमेज है। और अगर यहाँ पर कुछ ज्यादा ही छोटा साइज हमें मिला है, तो हम उसके लिए एक और टर्म यहाँ पर यूज करते हैं, पॉइंट साइज इमेज। ठीक है, दोनों छोटी होंगी, दोनों कैटेगरीज के कब हमें मिलेगी, जब ऑब्जेक्ट साइज से छोटे साइज की इमेज हमें मिल रही होती है। ठीक है, छोटे साइज की है, डिमिनिश्ड इमेज है, कुछ ज्यादा ही छोटी है लाइक अ पॉइंट,
तो हम उसको क्या बोल देते हैं, पॉइंट साइज इमेज। ठीक है, मेन पॉइंट ये है कि जब भी आप कॉन्वेक्स मिरर यूज करोगे, वहां पर आपको जो इमेज मिलेगी वो हमेशा कैसी होंगी, डिमिनिश्ड होंगी, स्मॉलर साइज की होंगी, स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पर जो आपके पास प्लेन मिरर होते हैं, इसमें एक पॉइंट और नोट कर सकते हो, यहाँ पर आपको जो इमेज मिलेगी वो लेटरली इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड इमेज, इसका मतलब क्या है, मतलब उसकी लेफ्ट और राइट साइड एक दूसरे के साथ बदल जाएंगी। ठीक है, इन्वर्ट हो जाएंगी लेफ्ट एंड राइट साइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्लेन मिरर, जैसे हम घर में यूज करते हैं मिरर, ठीक है, अपने फोटो देखने के लिए, खुद को देखने के लिए, या सिंपली बालों को कॉम्ब करने के लिए, जब हम कोई मिरर यूज कर रहे होते हैं तो वो प्लेन मिरर होता है। ठीक है, और उसमें आप अगर फोकस करोगे तो आपकी जो लेफ्ट साइड है वो राइट में दिखाई दे रही होगी, जो राइट साइड है वो लेफ्ट में। तो ये जो हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं कि जो आपको इमेज मिल रही है वो लेटरली इन्वर्टेड है। वैसे इरेक्ट है, इरेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, इरेक्ट बोलते हैं या अपराइट बोलते हैं, इसको मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पर जब किसकी बात करते हो, इरेक्ट इमेज, ठीक है, या इसी को हम और क्या बोलते हैं, अपराइट इमेज। इसका मतलब होता है कि आपका जो टॉप है वो टॉप पर है, जो टेल है, ठीक है, बॉटम है वो बॉटम पर है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, जैसे आप हो एग्जैक्टली वैसे आप दिखाई दे रहे हो खुद को। ठीक है, हेड हेड पर है, टेल टेल पर है। ठीक है, टॉप बॉटम एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज नहीं हुआ है। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पर बोले सिंपली इनवर्टेड इमेज, no interchange between top and bottom। इन्वर्टेड इमेज, इसका मतलब क्या होता है, आपका जो टॉप है वो बॉटम बन चुका है और जो बॉटम है वो टॉप बन चुका है, या आपका हेड टेल बन चुका है, टेल आपका हेड बन चुका है। ठीक है, आपका हेड नीचे आपको दिखाई देगा, इन्वर्टेड इमेज होगी। जैसे अभी आपका ये पेन है, निप ऊपर की साइड है, जब आप इसकी इमेज देखोगे, अगर अभी आप इसको हेड बोल रहे हो तो इमेज में आपको नीचे की साइड दिखाई देगा, ये बॉटम में आ चुका है, अब ये टॉप पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आपको इस तरह की इमेज मिलेगी कि ये ऑब्जेक्ट था और इसकी ये इमेज मिल रही है, वो क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड इमेज। और अगर हम बोल रहे हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज, तो टॉप इसका टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा, बस इसकी जो लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है वो आपस में चेंज हो जाएगी। ओके, ओके, देन यहाँ पर एक और टर्म की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे बेटर वे में आप तब समझोगे जब हम यहाँ पर रे डायग्राम बनाएंगे, पर थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ वर्चुअल इमेज क्या होती है और रियल इमेज क्या होती है। देखो, वर्चुअल इमेज की जब हम बात कर रहे होते हैं, अगर आपको किसी पॉइंट पर रेज एक्चुअली में मिलती हुई दिखाई दे, ठीक है, कुछ रेज आ रही हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक्चुअली में वो मिल रही हैं, तो वहां पर आपको जो इमेज मिलेगी उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, और अगर किसी पॉइंट पर रेज आते हुए दिखाई तो दे, ऐसा लगे कि शायद वो मिल रही हैं, बट एक्चुअली में वो कभी एक दूसरे से नहीं मिलती है या उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर नहीं मिलती है, तो उस सिचुएशन में हमें जो इमेज मिलेगी उसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज।
इन सिंपल वर्ड्स, जब आपको रेज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्चुअली में मिलती हुई दिखाई दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज। और अगर वो मिलती हुई सिर्फ अपीयर हो, सिर्फ दिखाई दे, ऐसा लगे हमें, एक्चुअली में मिले नहीं, उसको हम वहां पर क्या बोलते हैं कि कैसी इमेज मिल रही है, वर्चुअल इमेज। ओके, तो यहाँ पर when rays actually meet at a particular point, we get real image or virtual image. When rays seems when rays seem to meet at a point, we get virtual image. ठीक है, ये इनके जो एग्जांपल्स हैं वो अभी हम देखेंगे जब हम रे डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे। बट अभी के लिए आप ये डेफिनेशन याद रख लीजिए, यहाँ पर ये जो डिफरेंस आ जाएगा, ओके, रियल और वर्चुअल इमेज में वो क्या है, किस लिए आ रहा है, क्योंकि एक केस में हमें जब इमेज मिल रही है उसके पीछे का रीजन ये है कि जो रेज है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्चुअली मिल रही है, और दूसरे में क्या हो रहा है, वो सिर्फ हमें दिखाई देंगी वैसे कि शायद मिल रही है, बट एक्चुअली में वो कभी नहीं मिलेंगी। ओके, बात करें प्लेन मिरर की, उसमें हमेशा वर्चुअल इमेज मिलती है, मतलब रेज कभी भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर नहीं मिलेंगी, बस वैसी अपीयर होंगी। ओके, कॉन्वेक्स मिरर की हम बात कर रहे थे, इसमें भी जो इमेज हमें मिलेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इसमें भी रेज एक्चुअली किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर नहीं मिलेंगी। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। ओके, प्लेन मिरर कैसा था, ना डाइवर्जिंग था ना ही कन्वर्जिंग था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, या फिर हम इनको कहाँ पर यूज करते हैं, तो फर्स्ट थिंग ये हमेशा याद रखना, ये आप हम जो अब एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे वो याद रखने में आपको हेल्प करेगा। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये हमेशा वाइडर व्यू के लिए, वाइडर फील्ड व्यू के लिए यूज किया जाता है। मतलब क्या होता है, एक हम छोटा सा मिरर यूज कर रहे होते हैं, उस छोटे से मिरर में हमें आसपास के पूरे रीजन की इमेज देखने को मिल जाएगी। हाँ, वो बात अलग है कि जितने भी वहां पे पर्सन होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनकी बहुत छोटी छोटी इमेज मिलेगी, लेकिन ये जो मिरर है ये आसपास के जितना भी रीजन है उस पूरे को कवर कर लेगा उस छोटे से साइज में। ठीक है, ये इसकी स्पेशलिटी होती है, और इसीलिए हम इसको यूज करते हैं कहाँ पर, फॉर सिक्योरिटी इन शॉप्स एंड बिल्डिंग्स। ट्रैफिक मिरर्स होते हैं, वो भी किस मिरर के बने होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के बने होते हैं। ठीक है, आपके जो व्हीकल्स होते हैं, जो कार होती है, उसमें जो साइड मिरर होते हैं, जो आपको साइड व्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या कर रहे होते हैं, छोटा सा मिरर होता है और उसमें बैक साइड का जितना भी रोड है उस पर जिस भी डायरेक्शन से जो भी व्हीकल आ रहा है वो उस पूरे की इमेज बना देते हैं। छोटी छोटी इमेज बनी हुई होती है, लेकिन वो वाइडर व्यू आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। ओके, तो साइड व्यू के लिए
साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स और रेयर व्यू में ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो कार होती है उसमें जहाँ पे ड्राइवर सीट होती है उसके साथ में एक सामने की साइड एक छोटा सा मिरर लगा होता है, ठीक है, जिस पर आप नोटिस करोगे कि पीछे की जो सीट होती है उसकी इमेज बन रही होती है और पूरी इमेज बन रही होती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रेयर व्यू मिरर। जो ड्राइवर है उसके पीछे की जो पूरी इमेज है वो उसको बना रहा होता है, ओके। तो क्या बोल रहे हैं उसको, रेयर व्यू मिरर। और ये मिरर भी कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ओके। तो इसके लिए हम इनको यूज करते हैं। बात करें प्लेन मिरर की, इसको हम कहाँ पर यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें इमेज मिलती है सेम साइज की मिलती है, तो हमारे पास जितने भी मिरर्स होते हैं घर में, जैसे ड्रेसिंग टेबल वाले जो मिरर हो गए, ये नॉर्मली हमारे पास जहाँ पर हम फेस वॉश वगैरह करते हैं वहां पर जो मिरर लगे होते हैं प्लेन मिरर होते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम इनको यूज करते हैं। तो एज अ एग्जाम्पल हम यहाँ लिख लेते हैं, या जो हमारे यूजेस हैं कहाँ पर हो रहा है, ड्रेसिंग टेबल, या वो सब मिरर जो ड्रेसिंग के लिए यूज होते हैं उन सब में हम कौन से मिरर का यूज कर रहे होते हैं, प्लेन मिरर, ओके। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉनकेव मिरर। अब देखो इस मिरर में क्या है हमारे पास, फर्स्ट थिंग यहाँ पर जो नेचर होगी, हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी मिलेगी, ठीक है। दो ही टाइप की नेचर हो सकती है, ये तो वर्चुअल होगी या फिर रियल होगी। अब यहाँ पर आप ये पॉइंट नोट करना, अगर वो वर्चुअल है तो हमेशा इरेक्ट होगी ही होगी, अगर वो रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड होगी ही होगी, ठीक है। तो नेचर कैसी कैसी हो सकती है हमारे पास इमेज की, या तो वर्चुअल होगी या फिर रियल होगी। कॉनकेव मिरर में हमें दोनों टाइप की नेचर की इमेज मिल सकती है, ओके। बात करें साइज की, तो इसमें हमारे पास हमने कौन कौन से साइज देखे हैं, एक तो हम जो प्लेन मिरर की बात कर रहे थे हमें सेम साइज की इमेज मिल रही थी, जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे थे तो हमें स्मॉल साइज की इमेज मिल रही थी, जिसको हम क्या बोल रहे थे, डिमिनिश्ड इमेज। और एक पॉसिबिलिटी क्या होती है जिसमें हमारे पास जो इमेज साइज है वो ज्यादा है किसकी कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट साइज, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट था वो जिस भी साइज का था उससे बड़े साइज की हमें इमेज मिल रही है उसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज। इसी को हम एक और चीज बोल सकते हैं, एनलार्ज इमेज। तो ये दोनों वर्ड्स इसी सिचुएशन के लिए होते हैं, मैग्नीफाइड या फिर एनलार्ज इमेज। बात करें कॉनकेव मिरर की, तो इसमें हमें ये तीनों टाइप की इमेज मिल जाएंगी। देखो यहाँ पर हम ये जो पूरा डिस्कस कर रहे हैं ना इमेज साइज, ये डिफरेंट डिफरेंट क्यों आ रहा है कॉनकेव मिरर के केस में, क्योंकि कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिसमें आप जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मिरर से किस पोजीशन पर आप रख रहे हो, कितनी डिस्टेंस पर आप रख रहे हो, तो बहुत ज्यादा मैटर करता है,
ठीक है, जैसे जैसे आप उसकी लोकेशन चेंज करोगे, डिस्टेंस को मिरर से कम या ज्यादा करोगे, तो वहां पर उसकी जो साइज है वो चेंज हो जाएगी, जो नेचर है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, प्लेन मिरर में हमेशा सेम साइज रहेगा, हमेशा सेम नेचर रहेगी। कॉन्वेक्स में भी सेम साइज रहेगा, मतलब स्मॉलर साइज रहेगा हमेशा। ओके, इंक्रीज नहीं होगा वो कभी भी, और वर्चुअल इमेज रहेगी। लेकिन कॉन्केव मिरर में मैटर करता है कि आप किस पोजीशन पर अपने ऑब्जेक्ट को रख रहे हो। ओके, इसीलिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइज की इमेज हमें मिल पाती है। नेक्स्ट, जो कॉन्केव मिरर है ये हमेशा कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग मिरर। ओके, आफ्टर दैट इसमें हम और किसकी बात कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स या यूजर्स, इसको हम कहाँ यूज कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट थिंग, जहां पर भी हमें बड़े साइज की इमेज चाहिए होगी, वहां पर हम इस मिरर को यूज करेंगे। जैसे जो डेंटिस्ट होते हैं वो एक मिरर का यूज कर रहे होते हैं आपके टीथ्स को ऑब्जर्व करने के लिए, चेक करने के लिए। ठीक है, तो कौन यूज करता है इसको, डेंटिस्ट यूज करते हैं। किस लिए, मैग्नीफाइड इमेज के लिए, बड़े साइज की इमेज पाने के लिए वो किसको यूज कर रहे होते हैं, कॉन्केव मिरर को। दूसरा, जो शेविंग मिरर्स होते हैं उसमें भी हम कॉन्केव मिरर को यूज करते हैं। नेक्स्ट, जो कॉस्मेटिक मिरर्स होते हैं, मतलब जो मेकअप में आते हैं, कॉस्मेटिक्स में जो मिरर आते हैं, वो सब भी कैसे होते हैं, कॉन्केव मिरर होते हैं। किस लिए होते हैं, जो भी आप उसमें देख रहे हो उसकी मैग्नीफाइड इमेज आपको मिल पाए। ओके, तो और किस में हम यूज करते हैं, मेकअप और कॉस्मेटिक मिरर्स। ठीक है, इससे अलग और कहाँ यूज होता है, जो आपकी टॉर्च लाइट होती है। ठीक है, या फिर जो व्हीकल्स होते हैं उनकी जो फ्रंट लाइट होती है या जो हेडलाइट होती है व्हीकल्स की। ठीक है, उसमें हम इनको यूज कर रहे होते हैं। अब उसमें यूज करने का क्या पर्पज है, क्योंकि वहां पर तो हम कोई इमेज नहीं रख रहे हैं कि हमें मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। देखो, हमने अभी देखा कि एक ऐसा मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। ये क्या करता है, जो लाइट रेज है उसको एक पॉइंट पर ले आता है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं जाने देता। ठीक है, तो इसकी इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज करते हैं। जब हमारे पास हेडलाइट होगी और उसमें कॉनकेव मिरर होगा, तो वो क्या करेगा, जो लाइट रेज है उनको कन्वर्ज कर देगा, एक पॉइंट पर डायरेक्ट करेगा। ठीक है, एक पॉइंट पर फोकस करेगा, जिससे हमें एक स्ट्रॉन्ग लाइट बीम मिलता है, जिसकी हेल्प से जो ड्राइवर है वो दूर तक का देख पाता है विद क्लियर फोकस। ओके, तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम चाहिए होता है। ठीक है, और वो किसकी हेल्प से मिलता है, कन्वर्जिंग मिरर की हेल्प से। और इस स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, विद क्लियर फोकस। ओके, तो
ये हमारे पास यूजेस हो जाते हैं किसके, कॉनकेव मिरर के। अब यहाँ अभी हमने जो डिस्कस किया है उसमें आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट थिंग, आपके पास किस मिरर से किस टाइप की नेचर की इमेजेस मिलती है। पहला क्वेश्चन नेचर पर बेस्ड आ जाएगा, ठीक है, कौन सा मिरर किस नेचर की इमेजेस आपको प्रोवाइड कराता है। दूसरा क्वेश्चन साइज से आ जाएगा, तीसरा कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, और चौथा एप्लीकेशंस या यूजर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी एप्लीकेशंस बता दीजिए, या फिर एप्लीकेशन वो खुद बता देंगे, उसके पीछे का रीजन पूछ लेंगे। जैसे वो खुद आपको मेंशन कर देंगे कि हम जो रेयर व्यू होता है व्हीकल्स में या कार्स में, उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे होते हैं, बताइए क्यों, वाई, ठीक है। तो उसका रीजन आपको बताना है कि ये वाइडर व्यू आपको प्रोवाइड करा पाता है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इमेज स्मॉलर साइज की होगी बट वाइडर व्यू होगा, ओके। तो इस टाइप के यहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके पास। तो ये आपको क्वेश्चंस इस टाइप के प्रैक्टिस कर लेने हैं, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कुछ टर्म्स आते हैं। जैसे हम अगर बात करें कॉन्वेक्स मिरर की या कॉनकेव मिरर की, तो ये दोनों कर्विकल होते हैं, राइट। और ये बनाए कैसे गए होंगे, हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस रही होगी जिसका हमने एक छोटा सा पार्ट कट किया होगा, और उस पार्ट में एक साइड हमने उसको पॉलिश कर दिया, दूसरा पार्ट एज इट इज रहने दिया, और वो हमारे पास फाइनली क्या बनकर आ गया, मिरर, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस है, स्फेयर 3D में ड्रॉ होता है, बट हम इसको 2D में कर रहे हैं, तो ये आपको एक सर्कल की तरह दिखाई देगा। ये मेरे पास एक स्फेयर है, ये मान लो इसका सेंटर है, सी से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा मिरर कट कर लेते हैं। मान लो ये मैंने एक मिरर ठीक है, हमें सिर्फ इस पर फोकस करना है, क्लियर है, ओके ओके। अब इसमें देखो, इसका जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा, ओके, इस ज्योमेट्रिकल सरफेस का एग्जैक्टली जो मिड पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पोल, और कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपके पास यहाँ पर आ जाती है पोल। क्या होता है पोल, पी से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कैपिटल सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, इस पूरे स्फीयर से इस पार्ट को कट कर लिया है, इस साइड को पॉलिश कर दिया है, और ये हमारे पास एक मिरर बन के रेडी हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो पोल है, इससे अगर हम इसकी डिस्टेंस को मेजर करें, वो तो अभी भी उतनी रहेगी ना, है ना। ये जो सरफेस हमने कट की है, इसका अगर हम ये पॉइंट देखें जिसको हम पोल बोल रहे हैं, और ये पूरे स्फेयर को हम कंसीडर करें, तो जितनी डिस्टेंस पहले थी पी की सी से, उतनी डिस्टेंस अभी भी है, ओके। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जो हमारे पास मिरर है वो जिस स्फेरिकल सरफेस से कट किया गया है या जिस स्फेरिकल सरफेस से बनाया गया है, उसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ द स्फेयर
your spherical surface of which mirror is a part is called center of curvature. ठीक है, तो आपने जो मिरर कट किया है वो जिस स्फेयर से कट किया है उसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और नोट करने वाला पॉइंट ये है कि यहाँ पर कट करने से पहले अगर आप ये पॉइंट P और पॉइंट C के बीच की डिस्टेंस को मेजर करो तो ये आती है R, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द स्फेयर। और जब आप इसको कट कर लेते हो, मान लो ये आपने कट कर लिया है और अब आपने इसको कुछ इस तरह से प्लेस कर दिया है, ये आपके पास मिरर है, ये इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट P है और ये यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C। तो अभी भी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो कितनी ही रहेगी, R ही रहेगी। और इस R को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड P मतलब पोल is called radius of curvature। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब अगर हम यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ करें जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से पास होती है, तो उस एक्सिस को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये पहली टर्म है आपके पास, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, नेक्स्ट टर्म आपके पास आती है प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस passing through C and P, center of curvature and pole, is called principal axis. Okay. ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आता है फोकस। इसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस क्या होता है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, मिड पॉइंट of the center of curvature and pole on the principal axis. Okay, is called focus। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है फोकल लेंथ। ये हम यहाँ पर, ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट हो जाएगा फोकस। नेक्स्ट हमारे पास आती है फोकल लेंथ।
क्या होती है फोकल लेंथ? स्मॉल f से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल is called focal length. Of the mirror. देखो ये सब हम मिरर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, फोकस ऑफ द मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर। ठीक है, ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं? मिरर की। ओके, अब यहाँ पर हमने अभी पढ़ा है, एक तो टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर और दूसरी क्या है? फोकल लेंथ। देखो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इस पॉइंट से पोल तक की डिस्टेंस, ये हो जाएगी हमारे पास फोकल लेंथ। ठीक है, अब हमने क्या बोला था कि जो फोकस है ये इन दोनों के एग्जैक्टली मिड पॉइंट है। ओके, तो क्या यहाँ पर अगर हम रेडियस का हाफ करें हमें फोकल लेंथ नहीं मिल जाएगी? क्योंकि अगर C और P का एग्जैक्टली मिड पॉइंट F है तो मतलब जो डिस्टेंस है C की P से, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर R से हम जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, या फिर हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल आ जाएगा? फोकल लेंथ। इसको आप किसी भी टर्म में समझ सकते हो, इस फॉर्म में याद कर लो या फिर इस फॉर्म में याद कर लो। फोकल लेंथ का 2 टाइम्स करोगे तो आपके पास आ जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? फोकल लेंथ। ओके, अब इसमें हमारे पास लास्ट टर्म आती है अपर्चर। ये क्या होता है? देखो, opening of the mirror is called aperture. इसी को ये हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, diameter of the mirror is called aperture. Opening of the mirror for light is called aperture. देखो इसको यहाँ से समझो, हमारे पास यहाँ पर जो मिरर है वो ये है, ये इसका पहला एंड है और ये इसका लास्ट एंड है। इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, दोनों एंड के बीच में ये जो डिस्टेंस है, इसे को हम क्या बोल रहे हैं? ओपनिंग। ये ओपनिंग देखो जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा लाइट रेज एंटर कर पाएंगी, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट हो पाएंगी, राइट? तो ये जो ओपनिंग होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। और इसी को हम और क्या बोल रहे हैं? डायामीटर।
डायमीटर ऑफ द मिरर। ठीक है, अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जितनी ज्यादा ओपनिंग होगी लाइट रेज के लिए, उतना ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो एरिया है वो अवेलेबल होगा, और जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा उतनी ब्राइट इमेज हमें मिल पाएगी। ठीक है, ब्राइट इमेज हमें मिलना मतलब अपर्चर अगर ज्यादा होगा तो हमें ब्राइट इमेज मिलती है, और ब्राइट इमेज का मतलब यहाँ पर क्या होता है, larger the aperture, bright image। और ब्राइट इमेज का मतलब यहाँ पर क्या है, विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, हम क्लियरली उसको देख पाएंगे कि क्या कुछ है हमारे पास। ठीक है, जो भी इमेज है उसको हम इजिली देख पाएंगे। ओके, तो ये यहाँ पर कुछ टर्म्स आ जाती हैं। अब यहाँ से जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे, सीधा सीधा वो आपसे पूछ लेंगे इन टर्म्स को डिफाइन कर दीजिए। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, अपर्चर, इनको डिफाइन करने के लिए बोल देंगे। देखो जब हमने यहाँ पर ये सीरीज स्टार्ट की थी ना, तो मेंशन किया गया था कि हम यहाँ पर जो फोकस करेंगे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर करेंगे। ठीक है, ना कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पर। ओके, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं सीधा सीधा वहाँ वो स्टूडेंट्स इजिली याद कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या रहता है, जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कैलकुलेशन करना मैंडेटरी होता है, बट स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा सीधा आंसर लिखाते हैं। ठीक है, जैसे नेचर बतानी है फॉर एग्जाम्पल, अब वहां पर स्टूडेंट क्या करेंगे, पूछा गया था वो नेचर बताना था वाया कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के थ्रू, वहां सीधा सीधा एक रे डायग्राम बना के इमेज की बना के वहां पर वो उसकी नेचर बता देंगे। ठीक है, जहां पर उनको सीधा सीधा बताना होता है वहां पर बाय मिस्टेक वो क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर देते हैं, जो प्रोसेस होती है वो लेंदी हो जाती है, टाइम ज्यादा चला जाता है। ओके, जो सिंपल सिंपल टर्म्स है न्यूमेरिकल्स के चक्कर में वो छूट जाती है, और वो छूटने का मतलब है कि क्वेश्चन तो आएगा, और क्वेश्चन आएगा तो आपके मार्क्स कट होंगे अगर आपको याद नहीं होगा। तो इसलिए इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उन सबको कैटेगराइज करने का ट्राई करेंगे, किस पोर्शन से किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, बात करें इस पोर्शन से, आपके पास सीधा सीधा वो टर्म्स दे देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कर दीजिए, ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कर दीजिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एफ एंड पी, सॉरी एफ एंड आर, वो बता दीजिए। ओके, अगर ये आपको आता है देन आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट इसी पर बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन देख लेते हैं। If the distance between the mirror and the principal focus is 15 centimeter, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर, कौन से मिरर की बात हो रही है, नहीं मेंशन किया है, मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज 15 सेंटीमीटर, फोकस और मिरर के बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, फोकल लेंथ की। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बतानी है। तो पहले तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं, f इक्वल्स टू आर बाई टू, या हम क्या कर सकते हैं, r इक्वल्स टू 2f, कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। अब यहाँ से जो एक डाउट हो सकता है स्टूडेंट्स को, अगर इन्होंने मिरर नहीं बताया है तो क्या हमेशा ये फॉर्मूला यूज कर लेना है, या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन उन्होंने दे दी है सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के लिए या कॉनकेव मिरर के लिए, क्या ये रिलेशन हमेशा एप्लीकेबल है? हाँ जी, जब भी वो मिरर की बात करेंगे ये रिलेशन एप्लीकेबल होगी, क्योंकि ये जो अभी हमने डिस्कशन किया है ना यहाँ पर, इसमें हमने क्या यूज किया है, ये एक कॉनकेव मिरर है, लेकिन सेम डिस्कशन हम किसके लिए कर सकते हैं,
कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी कर सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में भी हमारे पास पोल होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ओके, फोकस आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगी। ओके, हमने यहाँ पर सिर्फ एक को लेके एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पर आपको दोनों मिल जाते हैं। एक बार मैं दोनों के लिए इमेज ड्रॉ कर देती हूँ। ये किसके लिए हो जाएगी हमारे पास? कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास हो जाएगा इसका पोल, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सिमिलरली हम किसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास पोल हो जाएगा, और यहाँ पर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इसके बीच में बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास फोकस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, यहाँ जब हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे थे तो फोकस इधर आया था, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस इधर आया है। क्यों? यहाँ पर आपने ये जो मिरर बनाया है इसको कंप्लीट करने का ट्राई करो, एक सर्कल बनाने का ट्राई करो। ये सर्कल जिधर कंप्लीट होगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर ही आएगा। यहाँ पर अगर आप इसको कंप्लीट करने का ट्राई करोगे तो ये इस साइड कंप्लीट होगा, इसलिए हमारे पास फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड आएगा। क्लियर है? ओके। जब आप प्लेन मिरर ड्रॉ करते हो तो उसमें हमने यहाँ पर जैसे अभी रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया था, है ना, इस प्लेन मिरर से एग्जैक्टली 90 डिग्री पर। वो जो नॉर्मल था प्लेन मिरर के केस में, वही हमारे पास क्या थी? प्रिंसिपल एक्सिस। और वो नॉर्मल इस प्लेन सरफेस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा था वो क्या था? हमारा पोल। अब इस पर हम और कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब अगर हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं तो इसका जो फोकस होता है वो इनफाइनाइट पर होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो भी कहाँ होता है? एट इंफिनिटी। तो और जो चीज इंफिनिटी पर होगी उसको हम एक्सिस पर तो हम नहीं बता सकते, राइट, उसको हम एक्सिस पर मेंशन नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास प्लेन मिरर के केस में पोल होगा और प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। जो नॉर्मल है वही प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और कोई पॉइंट नहीं आएगा, फोकस भी इनफाइनाइट पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इनफाइनाइट पर होगी। अगर हम बात करें फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो भी कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। अब अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ मिरर वर्ड मेंशन किया है, तो मिरर का मतलब वो कोई भी मिरर की बात कर सकते हैं, क्योंकि वो फोकस की बात कर रहे हैं और ये 15 सेंटीमीटर पर है। इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा नंबर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर एक छोटी सी वैल्यू है, ओके। तो यहाँ पर ये डेफिनेटली प्लेन मिरर की तो बात नहीं कर रहे, ये तो कॉन्वेक्स की कर रहे होंगे या कॉनकेव की, और उन दोनों के लिए हम ये रिलेशन यूज करते हैं। अब देखो इसमें हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं रे रूल्स। ये रूल्स क्या बोलते हैं पहले हम देख लेते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। ये आपके पास एक मिरर है, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल।
अब कॉनकेव मिरर का जो रूल होता है, रूल नंबर 1 ये बोलता है कि अगर कोई रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है, तो वो जब मिरर पर आएगी, इंसिडेंट होगी तो उसका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट से जाती है वो हमेशा उसका फोकस होता है। मतलब पैरेलल आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा कहाँ से जाएगी? फोकस से। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अगर कोई रे इंसिडेंट ही फोकस पर हो, देन मान लो कोई रे कहाँ इंसिडेंट हुई है? फोकस पर। ये फोकस पॉइंट है जिस पर ये इंसिडेंट हुई है। तो रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर पहले पैरेलल थी तो वो फोकस से जाएगी, और अगर वो ऑलरेडी फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 3। मान लो रे है, रे इस पोल पर इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्ट भी होगी, और यहाँ पर ये इस प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बना रही होगी, रिफ्लेक्शन के टाइम पर भी ये उस प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाती हुई जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई रे इंसिडेंट होती है कहाँ पर? पोल पर, तो अगेन वो रिफ्लेक्ट तो होगी, जितने एंगल पर इंसिडेंट हुई थी उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। ओके, रूल नंबर 4, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ठीक है, कोई रे इंसिडेंट हो रही थी और वो किस पॉइंट को पास करते हुए आई है, या किस पॉइंट से होते हुए आई है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो उसी पॉइंट से वापस भी चली जाएगी। ठीक है, ओके, ये तो किसके रूल्स हुए? कॉनकेव मिरर के। बात करें कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स मिरर में उसमें भी सेम रहेगा। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट केस आता है वो क्या रहता है? मान लो कोई रे पैरेलल आ रही थी, ठीक है, रूल वही है, पैरेलल आ रही थी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाएगी। लेकिन क्योंकि हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, हमने अभी पढ़ा है कि यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज मतलब यहाँ पर जो लाइट रेज हैं वो आपको एक पॉइंट पर आती हुई लगेंगी, अपीयर होंगी, एग्जैक्टली वहां पर मिलेंगी नहीं वो आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब लाइट रे इंसिडेंट होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होंगी, और ये रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद कुछ इस तरह आपको जाते हुए दिखाई देंगे। अब अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करो तो आपको ये इंटरसेक्ट करते हुए नजर आएंगी, कहाँ पर? फोकस पर, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये वाली जो रे है ये कहाँ से आ रही है? फोकस से। लेकिन एक्चुअली में ये कभी फोकस पर गई ही नहीं, ये मिरर तक आई और ये बाउंस बैक हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक है, लेकिन ये आपको अपीयर कैसे हो रही है? जब आप ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहे हो कि जैसे ये फोकस से आ रही है। ठीक है, इसीलिए जब हमने वर्चुअल इमेजेस को मेंशन किया था, हमने वहां पे बोला था कि वर्चुअल इमेज में क्या हो रहा होता है, जो रेज हैं वो आपको आती हुई दिखाई देंगी कि शायद इस पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही है ना, लेकिन एक्चुअली में वो कभी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर गई ही नहीं, और गई ही नहीं तो आएंगी कैसे? बस वो अपीयर होंगी, इसीलिए उन इमेजेस को हम क्या बोलते हैं?
जो कॉन्वेक्स मिरर में फॉर्म होती हैं, वर्चुअल इमेज। ओके, रूल नंबर 2, अगर वो ऑलरेडी फोकस पर इंसिडेंट हुई है, फर्स्ट थिंग देखो, मान लो कोई रे कुछ इस तरह आई थी, ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसको अगेन एक्सटेंड किया और आपको पता चलता है कि ये किससे पास हो रही है, फोकस से। तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में एक लाइट रे किस पर आती हुई दिखाई दे रही है, फोकस पर। एक्चुअली वो कभी फोकस तक जाती नहीं, ठीक है, बट क्योंकि अपीयर तो हो रही है ना, और अपीयर हो रही है तो रूल क्या बोलता है कि अगर वो फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम रूल को फॉलो करेंगे, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एक रे है, अगेन कुछ इस तरह आती हुई दिखाई दे रही थी आपको, आपने उसको आगे एक्सटेंड किया और इस बार आप देखते हो कि ये फोकस से नहीं, फोकस पीछे रह गया। मान लो ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, किससे पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रे कॉनकेव मिरर में कैसे गई थी, उसी पाथ से वापस चली गई थी, तो ये भी उसी पाथ से वापस चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये इसी में ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो कोई रे पोल पर इंसिडेंट हुई है, जितने एंगल पर इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के जो रे रूल्स हैं वो सेम ही हैं। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाएगी, फोकस से आ रही है तो पैरेलल जाएगी किससे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिखाई दे रही है तो उसी से वापस चली जाएगी। डिफरेंस क्या आता है दोनों में कि कॉनकेव मिरर में एक्चुअली वो उन पॉइंट से पास हो रही होगी और कॉन्वेक्स मिरर में वो आपको वैसी बस दिखाई देगी। ओके, ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तीसरा कौन होता है हमारे पास, प्लेन मिरर। तो इसमें देखो, आप अगर कोई मिरर लेते हो, जब हम इस मिरर की बात कर रहे थे तब भी हमने मेंशन किया था कि ये बस क्या करता है, ना तो कन्वर्ज करता है ना डाइवर्ज करता है, बस रिफ्लेक्ट बैक करता है, जितने एंगल पर आई है उतनी ही एंगल पर वापस चली जाएगी। मान लो यहाँ पर कोई रे आई है, ठीक है, तो यहाँ हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट से पास हो रहा होगा, एंगल मेजर करेंगे, जितने एंगल पर ये आई है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मान लो एग्जैक्ट ये हमारे पास एक नॉर्मल है और कोई रे इसी के अलोंग आ गई, देन, है ना, ये हमारे पास एक नॉर्मल था, कोई रे एग्जैक्टली इसी के पैरेलल आ गई है, देन नॉर्मल और इस रे के बीच का एंगल कितना होगा, 0। तो वो जब रिफ्लेक्ट बैक होगी, क्योंकि प्लेन मिरर है तो रिफ्लेक्शन तो होगा, और रिफ्लेक्शन कितने एंगल पर होते हैं, सेम एंगल पर। तो अगर वो आई 0 डिग्री पर है तो वापस भी 0 डिग्री पर ही जाएगी, तो वो उसी पाथ से वापस चली जाएगी जिस पाथ से आई थी। ओके, ओके, यहाँ से कैसे आएंगे क्वेश्चंस, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, आपको वो कोई भी एक फिगर दे देगा रे रूल की और पूछ लेगा कि क्या ये करेक्ट है, ये 4 ऑप्शंस दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा रे रूल करेक्ट है।
तो ऐसे में ये कॉनकेव मिरर के केस में जो रे रूल होते हैं वो कैसे ड्रॉ होंगे ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी रे कहाँ से आएगी, कहाँ से जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी आपको ये पता होना चाहिए। प्लेन मिरर का यहाँ पर एक बोनस पॉइंट की तरह आप समझ सकते हो, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, इन फ्यूचर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप आंसर कर सकते हो। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन कभी बेकार नहीं जाती। ओके ओके, तो यहाँ से कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। वो आपको ऑप्शंस दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन सा रे डायग्राम करेक्ट है, या अगर रे इस पाथ से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगी। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, जिसमें हमने फॉर्मूला यूज किया था F इक्वल्स टू R/2। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वो घुमा कर भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे a ray of light is incident on a concave mirror parallel to its principal axis। एक रे है, कैसे आई है कॉन्केव मिरर पर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। If this ray after reflection from the mirror passes through the principal axis from a point at a distance of 10 centimeter from the pole of the mirror। हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसका पोल है, राइट। इन्होंने बोला कि एक रे आई है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक पॉइंट से पास हो रही है, और ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर एक्सिस करता है और पोल से कितनी डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करनी है। आर के लिए आपको क्या चाहिए, फोकल लेंथ, ये फॉर्मूला चाहिए और उसमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इन्होंने दी है क्या, नहीं दी है। इन्होंने बोला है कि ये जो रे गई है ये किस पॉइंट से गई है, 10 सेंटीमीटर का कोई पॉइंट है उससे गई है। अब आप जरा रे डायग्राम को ध्यान में लाकर सोचो कि हमने अभी क्या पढ़ा है, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो किस पॉइंट से जाएगी, हमेशा फोकस से। जस्ट बिकॉज इन्होंने यहाँ पर बताया नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि ये फोकस नहीं है। रे पैरेलल थी, ये बताए या ना बताए, वो कहाँ से जाएगी, फोकस से ही जाएगी। ये पॉइंट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर है, जो कि 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है फ्रॉम द पोल, फोकस है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन उन्होंने आपसे छिपा ली है। अगर आपने रे रूल पढ़ा है तो आप ये बता पाएंगे, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे, वरना छोड़ देंगे कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया। ओके, तो यहाँ पर एफ की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। सिंपल था आंसर, और मेथड वो भी सिंपल था, सिंपल सा फॉर्मूला हमें यूज करना था। लेकिन ये सारी सिंपल चीजें डिफिकल्ट बन जाएगी अगर आपको रे रूल नहीं पता। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।